नमस्कार दोस्तों, फास्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले क्लास में हमने विश्व के महाद्वीप का जो पार्ट 1 हमने पढ़ चुका है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और आज के जो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो अपने विश्व के महाद्वीप के नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया गया। तो आप जा कर के वहाँ से ये वीडियो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जाइए आप देखिए और उसको देखने के बाद फिर आप इसको देखेंगे तो थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, आज ये लास्ट क्लास अगर कहें तो बेसिक्स का जो हमने बताया था आपको कि सबसे पहले हम आपको बेसिक्स बताएंगे मैप में, क्योंकि मैप में अगर बेसिक्स नहीं पढ़ते हैं आप तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा पढ़ने में। तो इसलिए मैंने बेसिक्स आज मैं पढ़ाऊँगा। आज लास्ट बेसिक्स है, ये जो मैप का जो बेसिक है ये लास्ट बेसिक आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो आपको मेन जो सीरीज़ है वो मैप का स्टार्ट होगा, जिसको हम एशिया से स्टार्ट करेंगे और एशिया हम लोग दक्षिणी एशिया से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको मैप में दिशा का निर्धारण कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ आपको बेसिक्स में पढ़ा दिया गया है। तो आप जा करके प्लेलिस्ट में जो वीडियो है वहाँ से देख करके आप जितने बेसिक्स है कंप्लीट कर सकते हैं। और आज हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई वर्क करता है, अगर मजदूर क्या करता है, काम करता है, वर्क करता है, अगर उसको मजदूरी नहीं मिले तो फिर उसको काम करने में मन नहीं लगेगा। उसी तरह से क्या होता है, अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि मेरा एक मोटिवेशन डाउन होगा और मैं धीरे धीरे करते करते एकदम से इतना डाउन हो जाऊँगा कि आप लोगों के लिए कंटेंट भी अच्छा से नहीं ला पाऊँगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। देखिए, आज हम जो विश्व के मानचित्र में जो पढ़ेंगे ये पाँचवा क्लास है। हम लोग ये 5 क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 क्लास। उसके बाद हम लोग जो बेसिक्स था ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो मेन है क्लास, जिसमें हम लोग एशिया से स्टार्ट करेंगे, वो भी साउथ एशिया से स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया के बारे में हम लोग पढ़ने की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्या आपको बताए हैं हम कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस में बताए थे आपको हम कि सबसे पहले हम एशिया पढ़ेंगे, उसके बाद अफ्रीका पढ़ेंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसी के अनुसार। तो एशिया कंप्लीट हो गया है, अफ्रीका, उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आप दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका, यूरोप, उसके बाद ओशिनिया। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे हम लोग दक्षिणी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का मैप लेते हैं हम। देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। ठीक है, अगर आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखें तो आप देखिए यहाँ पे छोटा सा एरिया भी एक ले लिया गया है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। तो दरअसल ये नॉर्थ अमेरिका नहीं है। ठीक है, ये मध्य अमेरिका का ये मैप है। ठीक है, जिसको हम आपको बताएंगे मध्य अमेरिका, इन सारी चीज़ों को बताएंगे हम। ठीक है, तो देखिए, अगर नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका की बात करें हम, तो साउथ अमेरिका में अगर देखें तो इसके सबसे अगर बड़ा देश की बात करें तो ये ब्राज़ील इसमें सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ब्राज़ील जो है इसके सबसे बड़ा देश है। और देखिए, अगर ये विश्व की अगर बात करें, विश्व में ये जो महाद्वीप है कितनी एरिया लेती है, तो लगभग विश्व की चौथी सबसे बड़ी महाद्वीप है। ठीक है, तो आपको बताया गया है सीक्वेंस से, पहला क्या है, एशिया हो गया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया क्या आपका नॉर्थ अमेरिका और चौथा का क्या हो गया साउथ अमेरिका यानी कि ये दक्षिणी अमेरिका। तो एक सीक्वेंस में आपको बताया जा रहा है। तो ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अगर देखा जाए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहली आपको बड़ी नदी कहाँ मिलेगी आपको, तो पहली आपको सबसे बड़ी नदी मिलेगी, सबसे बड़ी पहली नदी आपको मिलेगी कहाँ पे, तो वो मिलेगी कहाँ पे आपको मिलेगी अफ्रीका में। अफ्रीका में उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है नील नदी। ठीक है, तो नील नदी आपको पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं ये कहाँ से निकलती है और फिर कहाँ जा कर के ये गिरती है। ठीक है, तो ये बता चुका हूँ मैं। तो आप जा कर के वहाँ से प्लेलिस्ट इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो सबसे गहरी नदी, देखिए गहरी का मतलब देखिए नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी यानी सबसे अधिक दूरी तय करती है। ठीक है, लेकिन गहराई की बात करें तो गहराई में सबसे गहरी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। अगर देखा जाए अगर इस एरिया में, ठीक है, सबसे गहरी नदी कौन सा हो गया, अमेजन नदी। और यहाँ पे और दूसरी सबसे बड़ी विश्व की कौन सी, अमेजन नदी। ये दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए एक वन पाया जाता है यहाँ पे अमेजन जंगल, जो विश्व की सबसे बड़ी जंगल है। ठीक है,
तो अमेजन जंगल भी अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी जंगल कौन सी है? अमेजन जंगल, जो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है साउथ अमेरिका में। तो आप ये चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस यहाँ पे अमेजन के चलते, क्योंकि अमेजन सबसे सर्वाधिक वन यहाँ पे पाया जाता है, सबसे बड़ा कौन सा वन है? अमेजन। उसके चलते अगर देखा जाए तो वहाँ पे सर्वाधिक वन, इस जो महाद्वीप में सर्वाधिक वन भी पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये जो है विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती हुई है बीच से, ठीक है। तो विषुवत रेखा के चलते क्या होता है कि सर्वाधिक वर्षा इस पे होती है, और जहाँ वर्षा होगी जाहिर सी बात है वहाँ पे पेड़ पौधे उगेंगे ही, क्योंकि अगर पेड़ पौधे को उगने के लिए क्या चाहिए? सूर्य के प्रकाश चाहिए और पानी चाहिए। सूर्य का प्रकाश तो ऊपर से मिल ही जाएगा, और पानी जो है यहाँ पे अधिकतर वर्षा होगी, विषुवत रेखा के आसपास के रीजन है, जिसके कारण यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी अच्छा खासा मिल जाएगा और बरसात भी अच्छा खासा हो जाएगा, जिसके चलते यहाँ पे सर्वाधिक आपको वन देखने को मिलेगा। यही हाल आपको अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अफ्रीका भी विषुवत रेखा एकदम बीचों बीच जाती है अफ्रीका से, तो वहाँ भी सर्वाधिक, वहाँ भी वन अधिकतर पाया जाता है। तो लेकिन सर्वाधिक अगर वन की बात करें दोनों में, तो सर्वाधिक वन यहाँ पाया जाता है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और देखा जाए अगर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर झील की बात करें, तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो पाया जाता है, यहीं पे पाया जाता है। देखिए यहाँ पे टिटिकाका झील, जो कि टिटिकाका झील है, कहाँ पाया जाता है आपको? दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कहा जाती है। ऊंचाई मतलब क्या है कि अगर जैसे कि अगर माने कि अगर आपकी राजधानी है अगर माने कि सबसे बड़ा बात समुद्र तल से, अगर माने कि बिहार की राजधानी या भारत की राजधानी दिल्ली हो गया, 1000 मीटर है, मान लीजिए 1000 मीटर है, तो ऊंचाई पर यानी कि समुद्र तल से ये 1000 मीटर ही ऊंचा है। लेकिन क्या है यहाँ पे बोलिविया ला पाज जो है इससे भी अधिक है, यानी कि जो सबसे अधिक है। ऐसे दिल्ली को मैं एग्जाम्पल दिया था, लेकिन सबसे ऊँचा पर कौन सा स्थित है यहाँ पे? तो यहाँ पे राजधानी कौन सा है? ला पाज, जो कि बोलिविया की राजधानी है। बोलिविया की बात करें तो बोलिविया आपको यहाँ पे मिलेगा, एक कंट्री छोटा सा है, उसकी राजधानी ला पाज सबसे ऊंचा पर स्थित है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो रीजन है, ये एकदम से इस साइड में, यानी कि जो इसकी पश्चिमी साइड देखें, इसकी पश्चिमी साइड, तो यहाँ कौन सा पाया जाता है पर्वत? एंडीज पर्वत, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत है। आप याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। और दूसरी जो पाया जाता है आपको दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, सॉरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है, यानी रॉकी पर्वत। तो आपको रॉकी पर्वत बता दिया है हमें, पिछले क्लास में आप जा करके देख सकते हैं। देखिए एक चीज़ आपको बार बार परेशान करते होगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड आपको बार बार हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ पता नहीं, बहुत ही कन्फ्यूजन करते हैं लोगों को, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। बहुत ही रिसर्च मैंने भी इस पर बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि बहुत अक्सर जो बहुत सारे टीचर होते हैं इसको बताते नहीं हैं। तो अब देखिए लैटिन अमेरिका की अगर बात करते हैं, लैटिन अमेरिका अगर आप जानते होंगे, लैटिन अमेरिका पता नहीं लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, लेकिन देखिए आज तक मुझे भी नहीं पता था कि किसे कहते हैं, रियली कह रहा हूँ मैं। लेकिन मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे चला पता। देखिए लैटिन अमेरिका की बात करें, लैटिन अमेरिका का नाम आप बहुत बार सुने होंगे। लैटिन अमेरिका जो बनता है दक्षिणी अमेरिका, जो ये रीजन है, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। उसके बाद मध्य अमेरिका, देखिए ये जो रीजन है मध्य अमेरिका, ठीक है। उसके बाद मध्य अमेरिका हो गया यहाँ पे। उसके बाद मेक्सिको, यानी जो उत्तरी अमेरिका में जो यूएसए है, यूएसए के नीचे जो यूएसए यानी कि जो रियल अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके नीचे जो उससे बाउंड्री शेयर करता है कौन सा है? वो है मेक्सिको। और मेक्सिको जो इधर का जो रीजन है, देखिए ये मध्य अमेरिका हो गया। यहाँ जो रीजन है ये रीजन, ये आसपास के रीजन इधर देखिए, यहाँ पे जो ये इसको बोलते हैं हम लोग वेस्ट इंडीज, यानी कि ये एक द्वीप है। वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है, वो एक द्वीप है, छोटे छोटे बहुत सारे उसमें देश हैं, तो उसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज। सबको मिला करके बोलते हैं वेस्ट इंडीज। तो इन चारों को मिला करके बनता है लैटिन अमेरिका। यानी कि सिर्फ अगर आप उत्तरी अमेरिका को छोड़ दें, जिसमें उत्तरी अमेरिका में अगर आप रियली कहें तो आप यूएसए को छोड़ दें, यूएसए प्लस कनाडा, यानी कि कनाडा की छोड़ दें, मात्र ये 2 देश को छोड़ दे, तो बाकी जितने भी पाया जाता है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में रीजन, सबको आप लैटिन अमेरिका में रख सकते हैं। तो ये होता है लैटिन अमेरिका। तो हम लैटिन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का बचा हुआ है, नेक्स्ट है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की बात करें, देखिए अंटार्कटिका अगर आप देखिए, पृथ्वी तो रियली में गोल है, देखिए पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी के सबसे दक्षिणी में अगर सबसे नीचे देखिए तो वहाँ पाया जाता है अंटार्कटिका, ठीक है। इसको दक्षिणी पोल, देखिए यहाँ पे दक्षिणी पोल, और साउथ पोल हम बताएंगे, आपको बताए होंगे मैप में। यहाँ पे देखिए उत्तर हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, तो इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। जो ऊपर वाला रीजन है इसको साउथ पोल बोलते हैं। तो वो साउथ पोल एकदम से नीचे है, एकदम पृथ्वी अगर माने कि फुटबॉल आप हाथ में लिए हैं, तो नीचे वाला जो सबसे निचला पॉइंट बिंदु है वहीं है दक्षिणी पोल। तो दक्षिणी पोल के रीजन में पाया जाता है क्या, अंटार्कटिका। देखिए यहाँ पे व्यक्ति नहीं रहता है, कोई भी व्यक्ति आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ वैज्ञानिक रहते हैं यहाँ पे, जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने शोध करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, अपना शोध करते हैं, फिर चले जाते हैं, रिटर्न चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो रहने के लिए कोई
जो क्या बोलते हैं मूलभूत आवश्यकता जो चाहिए वहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर पानी देखें तो पानी तो आप बर्फ़ को बना सकते हैं पानी में, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अधिकतर देखिए आपको बताया गया मैप में कि जो जहाँ आपको वो सफ़ेद चीज़ आपको दिखाई दे, यानी कि उसको बर्फ़ से डिनोट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखें तो सिर्फ सफ़ेद ही है, यानी कि अधिकतर आपको देखेंगे यहाँ पे तो सिर्फ बर्फ़ ही पाया जाता है। अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे तो सिर्फ सफ़ेद आपको दिखाई देगा, यानी कि ये बर्फ़ है ज़्यादा अधिकतर। तो यहाँ पे देखिए मानव को रहने के लिए यहाँ पे घर बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस बर्फ़ की मोटाई अगर देखा जाए तो इस सिर्फ बर्फ़ की मोटाई है यहाँ पे 1.5 किलोमीटर के आसपास, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका 98% भाग सिर्फ बर्फ़ से ढका हुआ है। ये जो रीजन है अंटार्कटिका महाद्वीप 98। तो आप बताइए बर्फ़ में तो व्यक्ति रह नहीं सकता है, क्योंकि खाना बनाने के लिए ऐसा बर्फ़ है कि आदमी यहाँ पे पिघल जाता है। क्योंकि जब देखेंगे तो सबसे कम टेम्परेचर विश्व में यहीं पाया जाता है, -89 डिग्री टेम्परेचर आप देखेंगे तो यहाँ पाया जाता है। सबसे कम टेम्परेचर विश्व में, सबसे कम। आप बताएं कि अगर -0 से -20 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो आदमी वहाँ पे एकदम से बर्फ़ की तरह एकदम से ठंडा हो जाता है। तो आप -89 डिग्री टेम्परेचर में कौन व्यक्ति रहना चाहेगा। यहाँ पे घर भी नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ है। तो बर्फ़ में तो घर बनाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा कि वो घर का जो मेन जो बेस दिया गया होगा वो फाउंडेशन वो एकदम से बिखर जाएगा। और तो यही जो चीज़ है जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखिए लेकिन आप एक चीज़ आप समझे होंगे कि ये बर्फ़ अभी पिघल रहा है। ये बर्फ़ क्यों पिघल रहा है, आप सुने होंगे ओजोन लेयर, ओजोन की क्षति जो है, ओजोन परत उसकी क्षति हो रही है, ठीक है। वो ओजोन क्षय हो रहा है। क्षय क्या हो रहा है, मतलब कि ओजोन का जो लेयर है वो क्या हो रहा है, पतला होते जा रहा है। और पतला होते जाते उसमें छिद्र हो गया है। और छिद्र होने के बाद जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है ऊपर से, तो यहाँ पे आती है, ठीक है। तो यहीं पे वो जो क्या है ओजोन जो लेयर है उसमें जो छिद्र हुआ है इसी एरिया में हुआ। इसीलिए अगर सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो ये क्या होगा, ये बर्फ़ पिघलेगा। जब ये बर्फ़ पिघलेगा तो आप देखें यहाँ पे ऊपर में इसके यहाँ पे अफ्रीका आपको दिख रहा है, यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है, इधर ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। इसी के जस्ट इधर देखा जाए तो आपको मेडागास्कर द्वीप है, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। और इधर इंडियन ओशियन आपको देखेंगे, यहाँ पे इंडियन ओशियन, जो कि इधर इंडिया है, यानी कि इंडिया है। तो आप देखिएगा ये बर्फ़ पिघलता है तो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा पानी का स्तर बढ़ जाएगा महासागरों में, जिससे ये बहुत सारे रीजन जो है अफ्रीका के ये भाग, बहुत सारे जो रीजन जो है नीचे का एरिया है वो डूब जाएगा पानी में। इसी के चलते वैज्ञानिकों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है कि कहीं ये बर्फ़ पिघल ना जाए। तो ये है। और इसको सबसे अगर यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे आदमी बर्फ़ है तो आदमी नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पे एक जीव पाया जाता है मात्र, वो जीव यहाँ पे आसानी से रह सकता है, क्योंकि उसके लिए इन्वायरमेंट यहाँ का है, इसलिए वो यहाँ पे आसानी से रह सकता है। उस जीव का नाम शायद आप बहुत ऐसे टीवी सीरियल्स में देखे होंगे, या फिर ऐसे भी आप देखे होंगे। उसका नाम है, अगर देखें तो उसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन का आप नाम सुने होंगे, जो कि क्या होता है, वो बर्फ़ में रहने वाला ही जीव है, अधिकतर वो बर्फ़ में ही आपको मिलेगा, ठीक है। और ये पृथ्वी का सबसे लास्ट पॉइंट है, दक्षिणी छोर है, सबसे दक्षिण में जो है यहीं स्थित है। अगर माने कि फुटबॉल आप लेते हैं और सोचते हैं कि सबसे नीचे वाला बिंदु, तो सबसे नीचे वाला बिंदु क्या होगा, आपके हाथ के नीचे जो एकदम से बीच में पॉइंट होगा वहीं होगा। तो इसीलिए सबसे दक्षिणी पॉइंट ये है, कौन सा है, आपको अंटार्कटिका, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, अब यूरोप होगा। तो हम यूरोप पे चलते हैं। अब देखिए यूरोप की बात करें, देखिए ये यूरोप है ना, अगर विश्व में देखें तो ये 6ठा बड़ा महाद्वीप है, यानी कि कहें तो दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। क्योंकि सबसे छोटा क्या है, ओशिनिया, ओशिनिया के बाद ये है, ठीक है। सबसे छोटा ओशिनिया, उसके बाद ये है। इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप, देखिए प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं। अब अगर आप पिछले क्लास किए होंगे बेसिक्स के, तो उसमें आपको जो बेसिक्स के कुछ पिछले क्लास में आपको बताया गया होगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप क्या कहते हैं, स्थल का वो भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। तो आप देखें 3 ओर से, एक इधर से हो गया, फिर इधर से हो गया, एक ओर से एक तरफ से हो गया, फिर इधर से भी पानी से घिरा है, 2 तरफ से हो गया। अगर फिर देखें तो इधर से भी 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि स्थल का वो भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये 3 ओर से पानी से, आप देखिए इधर से भी पानी से घिरा हुआ है महासागर से, इधर से भी और इधर से भी। तो एक इधर से घिरा हुआ है, एक इधर से घिरा हुआ है और एक इधर से घिरा हुआ है, 3 ओर से। सिर्फ इधर से ही ज़मीन का इसका बाउंड्री है। तो इसलिए इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसी में है जो ब्रिटेन हम लोग बात करते हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये जो है इसी में पाया जाता है, यूरोप में ही पाया जाता है। और इस ससुरा सब पूरा दुनिया को गुलाम बना कर रखा था, इतना ही सब डेवलप था उस समय। तो ये देखिए ये जो है इसी को बोलते हैं हम लोग, ये है आप जो बोलते हैं ब्रिटेन ये है, यही ब्रिटेन जो है भारत को गुलाम बना कर रखा था। अब ये है ब्रिटेन, ये भारत को गुलाम बना कर रखा था। ऐसे बहुत सारे देश को गुलाम बना कर रखा था। तो ये ब्रिटेन हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो आप देखिए
यहाँ पे फ्रांस भी है, और यहाँ पे आप देखें तो ये जर्मनी है, ठीक है। ये उसके लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। मैं अच्छा समय जो आपको दूंगा, मैं जब एक एक सीरीज़ पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे से बताऊँगा कि हाँ ये सबको एकदम लोकेशन अच्छे से कंफर्म करूँगा। लेकिन आप देख ले यहाँ पे है कौन सा, यहाँ पे आपको है ब्रिटेन, यहाँ पे आपको फ्रांस, यहाँ पे जर्मनी, और यहाँ पे देखिए तो ये देखिए ये रसिया का भाग है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है यहाँ से, ये रसिया का भाग है। और यहाँ पे देखिए छोटा सा भाग ये है यूक्रेन, ठीक है, जिस पे अभी वर्तमान में रसिया ने हमला करके इसके आधा अगर कहे तो सिर्फ जो पूर्व का हिस्सा ये रीजन पूरा, ये रीजन जो पूरा है कट कर लिया है, पूरा कब्जा में कर लिया है। और क्राइमिया को तो 2014 में ही यहाँ पे नीचे जो छोटा सा एकदम से हल्का सा निकला हुआ बाहर, आप यहाँ पे देखें तो ये क्राइमिया थी। क्राइमिया को भी 2014 में ये रूस ने कब्जा कर लिया। इसके बाद अगर देखिए इसमें कुल कितने द्वीप पाए जाते हैं, कितने देश पाए जाते हैं यूरोप में, तो यूरोप में कुल आप देखें तो कुल 49 देश पाए जाते हैं। इतना बहुत छोटे छोटे देश पाए जाते हैं इसमें। और विश्व की सबसे जो छोटी देश है वेटिकन सिटी, आपको इसी में मिलेगा, इटली। अगर आप लोग को एक सेकंड में इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ, उसके बाद आपको कंफर्म बताऊँगा वेटिकन सिटी कहाँ पर है। तो अगर आप देखें वेटिकन सिटी, तो वेटिकन ये जो इटली है ना, इटली में ही वेटिकन सिटी पाया जाता है, छोटा सा एक यहाँ पे वो बताएंगे वेटिकन सिटी। और मात्र वहाँ पे 44, मात्र वहाँ पे 400 के आसपास लोग रहते हैं, बहुत ही कम लोग रहते हैं वेटिकन सिटी में। और कितना मतलब लगभग आधा किलोमीटर के आसपास में वो फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है, वो क्या बोलते हैं, वेटिकन सिटी। तो बहुत ही विश्व का सबसे छोटा है वो, तो इसीलिए। अगर एक चीज़ और देखें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि अगर देखें यहाँ पे सबसे विश्व का सबसे बड़ा शहर की अगर बात करें, देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर की बात करें तो वो लंदन है, जो कि 1820 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दें। 1820 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। कौन? लंदन शहर। यही लंदन है जो पूरी दुनिया पे कब्जा करके राज करता था पहले। देखिए यहाँ पे जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है यहाँ पे, ठीक है। पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा दिन रात आपको लाइट ब्राइटनेस मिलता ही रहेगा। यहाँ पे 24 घंटा यहाँ पे मार्केट होते रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फैशन की नगरी। देखिए यूरोप के भारत को यानी कि इटली को कहा जाता है। यूरोप के भारत इटली को क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए भारत क्या है, भारत कृषि प्रधान देश है। तो उसी तरह से सेम जिस तरह से भारत में अधिकतर कृषि होती है, उसी तरह से यूरोप में अगर देखें तो यूरोप में अधिकतर क्या है? औद्योगिकरण है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो औद्योगिक क्रांति आपको यूरोप से ही पूरे विश्व में फैला, तो इसीलिए। लेकिन यूरोप अधिकतर क्या होना चाहिए यहाँ पे? उद्योग होना चाहिए। लेकिन आप इटली देखें तो इटली में अधिकतर क्या है? ये कृषि प्रधान देश है इटली। अगर इटली का देखें तो ये लोकेशन है, और ये रोमन साम्राज्य जो था उसका हिस्सा बचा हुआ है आज वर्तमान में इटली। इसकी राजधानी भी रोम है, किसकी? इटली की। आपको बताएंगे एक चीज़ बेसिक में जब यूरोप पढ़ाएंगे तो हम, लेकिन अभी बस छोटा मोटा एकदम मोटा तौर पे याद कर लें। नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट मेरा क्या बच गया? नेक्स्ट हम लोग का बच गया आपका, तो बच गया ये ओशिनिया। ओशिनिया एक बहुत ही छोटा सा महाद्वीप है, इसका कोई उतना महत्व नहीं है। बस जब पढ़ाएंगे आपको ओशिनिया के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया इसमें जो मुख्य है उसी को आप याद रखेंगे। तो देखिए अगर देखिए ओशिनिया की बात करें तो विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि सबसे छोटा है, सातवें महाद्वीप में 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? अगर देखें ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो जितने भी देश है कंट्री, ठीक है, तो ये देखें तो ये चारों द्वीप किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझ लीजिए द्वीप किसे कहते हैं। स्थल का वो एरिया, स्थल का वो छोटा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? द्वीप कहते हैं। स्थल का वो बड़ा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं महाद्वीप। और स्थल का वो एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ याद रखेंगे। तो जो स्थल का वो एरिया, स्थल का वो छोटा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको द्वीप बोलते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और इसके आसपास जितने भी छोटे छोटे द्वीपीय देश है ये भी चारों तरफ से पानी से घिरे हुए, इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखिए अब अगर ये देखिए ऑस्ट्रेलिया भी एक समय क्या था, आज भी ऑस्ट्रेलिया की जो राज्य प्रमुख है कौन है? अभी भी राज्य प्रमुख कौन है इसकी? अभी भी है ब्रिटेन की जो महारानी है, ऑस्ट्रेलिया की राज्य प्रमुख है। यानी कि जिस तरह से भारत में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह से वहाँ के राज्य की प्रमुख कौन है? यानी कि प्रथम वहाँ के नागरिक कौन है? ऑस्ट्रेलिया के आज भी ऑस्ट्रेलिया के प्रथम नागरिक हैं जो इंग्लैंड की महारानी है, महारानी वही है यहाँ की आज भी इसकी राज्य प्रमुख।
और देखिए यहाँ पे देखिए प्रथम मताधिकार प्राप्त, देखिए न्यूजीलैंड जो है विश्व में पहला ऐसा जो कंट्री है जो अपने सभी नागरिकों को, देखिए सभी नागरिकों को मताधिकार, सभी को अपने इन्होंने क्या किया, मत का अधिकार दिया सभी व्यक्ति को। ऐसे पहले जो था ब्रिटेन में भी अगर देखा जाए तो वहीं से लोकतंत्र, और अमेरिका से, फ्रांस से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन वहाँ पे भी सभी व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं था। कुछ कुछ खास व्यक्ति को वहाँ पे टारगेट चुना गया था, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनको, या फिर जो कुलीन वर्ग थे या जो सामंत थे वहाँ के धनी व्यक्ति, उन लोगों को ही सिर्फ मत देने का अधिकार था। बाद में महिलाओं को अधिकार भी मिला, लेकिन सभी व्यक्ति को एक यानी कि हर एक व्यक्ति को, जो गरीब हो, धनी हो, जिस तरह से भी हो, मतलब विकलांग हो, तो सबको, सभी को मत अधिकार प्राप्त करने का जो पहला जो कंट्री है न्यूजीलैंड ने सबको अधिकार दिया था। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर अब नेक्स्ट जो क्लास होगा आपको, जो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का मेन क्लास होगा कल से स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सार्क कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। सार्क कंट्री SAARC, सार्क पढ़ते जाएंगे। उसके बाद सार्क के बाद हम लोग आसियान कंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से करते करते हम लोग पहले एशिया को कवर करेंगे, और एशिया के बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ के, एशिया के बाद हम लोग यूरोप पढ़ेंगे, उसमें एशिया के बाद यूरोप पढ़ेंगे, यूरोप के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूरोप के बाद हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। इस तरह से एक सीक्वेंस से हम लोग उसमें पढ़ते जाएंगे। उसमें क्षेत्रफल का इशू नहीं होगा, उसमें ऐसा रहेगा इशू, ताकि आपको बस समझने में आसानी रहे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल घंटी को जो है प्रेस करके ऑन कर दें, ताकि जितने भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।